हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर रिलेटेड है प्रपोज डिविडेंड से। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड होता क्या है? देखिए, प्रपोज डिविडेंड एक ऐसा डिविडेंड होता है जो शेयर होल्डर की एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें प्रपोज किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, बाद में इस डिविडेंड को क्या करेंगे, शेयर होल्डर एक्सेप्ट करेंगे तो उसका क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्या हो गया है, चेंजेस हो गया है। मैंने आपको प्रपोज डिविडेंड के बारे में फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक ट्रीटमेंट बताया था और ट्रीटमेंट ये बताया था कि प्रपोज डिविडेंड क्या है, करंट लायबिलिटी है और इसे हम क्या मानते थे, करंट लायबिलिटी मानते थे। और करंट लायबिलिटी मानते हुए हम इसका क्या ट्रीटमेंट करते थे, इसका ट्रीटमेंट हम करते थे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी में इसको शो करते थे। ये हम इसका ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया है, चेंजेस कर दिया है। अब इसको हमें थोड़ा सा चेंज फॉर्मेट में पढ़ना है। अब वो चेंज हुआ कैसे है, वो चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में क्या हो गया है, चेंजेस हो गया है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या हो गया है, रिवाइज हो गया है, संशोधित हो गया है। कब? 1 अप्रैल 2017 को। और वो चेंजेस हुआ है, इसकी वजह से प्रपोज डिविडेंड क्या हो गया है, एक कंटिंजेंट लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड को क्या माना गया, कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसको संदिग्ध दायित्व माना गया। संदिग्ध दायित्व क्यों माना गया? क्योंकि प्रपोज डिविडेंड ऐसा डिविडेंड है जिसका अभी तक पेमेंट नहीं किया है, जो कि लायबिलिटी अभी ड्यू नहीं हुई है, बल्कि वो ड्यू होने वाली है। होगी या नहीं होगी ये कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको प्रपोज डिविडेंड को क्या माना है, कंटिंजेंट लायबिलिटी माना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 प्रपोज डिविडेंड इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो पहले हम इसको क्या करते थे, करंट लायबिलिटी मानते थे और इसका ट्रीटमेंट करंट लायबिलिटी की तरह करते थे। लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं करना है, इसे हमें क्या मानना है, कंटिंजेंट लायबिलिटी मानना है। और कंटिंजेंट लायबिलिटी मानते हुए इट इज डिस्क्लोज अंडर द बैलेंस शीट इन द नोट्स टू अकाउंट बाय हेड कंटिंजेंट लायबिलिटी। और इसको कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं बल्कि बैलेंस शीट के बाहर जो नोट्स टू अकाउंट होते हैं उसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी में इसे शो करना है। बैलेंस शीट के बाहर जो बहुत सारे नोट्स टू अकाउंट लिखे हुए होते हैं, इसमें एक कंटिंजेंट लायबिलिटी भी हेड होता है। तो इस कंटिंजेंट लायबिलिटी में हमें प्रपोज डिविडेंड को शो करना है, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, अब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में चेंजेस के कारण से हमारे जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम जो ट्रीटमेंट करते थे प्रपोज डिविडेंड का, उसमें भी क्या हो गया, चेंजेस हो गया। वो चेंजेस कैसे हो गया, क्योंकि अब ये करंट लायबिलिटी नहीं है, मतलब अब हमें इसे करंट लायबिलिटी नहीं मानना है। तो फिर इसे क्या मानना है, देखिए अब हम इसे क्या करेंगे, इसका जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा, देखिए इसमें आपको प्रपोज डिविडेंड के 2 सालों के 2 ईयर्स के बैलेंस दे रखे होंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा, उस प्रीवियस ईयर के बैलेंस को आपको क्या करना है, करंट ईयर में पेड मानना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर बैलेंस ऑफ प्रपोज डिविडेंड इज पेड इन द करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस अगर हम पेड करेंगे करंट ईयर में, तो ये हमारा क्या माना जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, और साथ ही में अगर हम इसका पेमेंट करंट ईयर में कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक तरीके से क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो इसे हम कहाँ शो करेंगे, ऑल्सो डिस्क्लोज इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर भी शो करेंगे, लेकिन ये हमारा एक्सपेंसेस तो हो जाएगा पेड करने पर। और एक्सपेंसेस कैसा होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसका ट्रीटमेंट 2 जगह पे होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में। एक तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस माना जाएगा क्या, एप्लीकेशन ऑफ फंड, और दूसरा प्रीवियस ईयर का बैलेंस माना जाएगा क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि इसे हमने कहाँ शो किया है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में शो किया है। अब ये खर्चा तो है, लेकिन कौन सा खर्चा, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो इसे हमें 2 तरीके से ट्रीटमेंट देना है फंड फ्लो स्टेटमेंट में, एक तो एप्लीकेशन ऑफ फंड मानना है और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानना है। अब आप सोच रहे हैं कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब अब हम इसे कहाँ लिखेंगे, अब हम इसे लिखेंगे किसमें, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं तो इसके लिए क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाते हैं। तो उसमें हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं बहुत सारे, जैसे डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ एंड गुडविल राइट ऑफ। तो इसी तरह हमें इसमें क्या लिखना है, प्रपोज डिविडेंड भी लिखना है, जो हमने करंट ईयर के अंदर पेड किया है। कौन सा पेड किया है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस। ठीक है, अब देखिए ये मैंने ट्रीटमेंट आपको बता दिया। अब इसे हम शॉर्ट फॉर्मेट में एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में क्या हुआ,
चेंजेस हुआ, वो रिवाइज हो गया। इसकी वजह से प्रपोज डिविडेंड हम क्या करते थे, करंट लायबिलिटी मानते थे, वो अभी हमें करंट लायबिलिटी नहीं मानना है। अब हमें प्रपोज डिविडेंड को क्या मानना है, कंटिंजेंट लायबिलिटी मानना है। ठीक है, अब हमने इसे कंटिंजेंट लायबिलिटी मान लिया तो इसका इफेक्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट में कैसे पड़ा, इसका इफेक्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट में ऐसा पड़ेगा कि हमें प्रीवियस ईयर के बैलेंस को क्या करना है, पेड करना है करंट ईयर के अंदर। तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही में इसे हमें कहाँ शो करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शो करना है। किसमें, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन में। जो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए स्टेटमेंट बनाते थे उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शो करना है, किसको, प्रीवियस ईयर के बैलेंस को। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस का ट्रीटमेंट दो जगह होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड में और दूसरा होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में। ठीक है, अब आप सोच रहे हो करंट ईयर के बैलेंस का क्या करना है, करंट ईयर के बैलेंस का पेमेंट होगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो उसका हमें इस ईयर में कुछ भी नहीं करना है। तो आपको पता चल गया फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमें प्रपोज डिविडेंड को किस तरीके से ट्रीट करना है। प्रपोज डिविडेंड के सिर्फ प्रीवियस ईयर के बैलेंस को हमें एप्लीकेशन ऑफ फंड मानना है और उसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी दिखाना है, जबकि करंट ईयर के बैलेंस का हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया मैटर, होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो ये लेक्चर था हमारे स्पेशली सिर्फ प्रपोज डिविडेंड के लिए, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट मैंने आपको करंट लायबिलिटी की तरह बता दिया था। अभी वो करंट लायबिलिटी नहीं मानना है आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी मानना है। और अभी मैंने जो प्रोविजन उसके लिए बताया है, जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है, वो ट्रीटमेंट आपको करना है प्रपोज डिविडेंड के लिए। क्लियर? ओके, तो बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।